स्टूडेंट्स, माइसेल्फ मिस्टर पंकज कुमार, लेक्चरर केमिस्ट्री, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। बच्चों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ईथर बनाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएँ और उनसे संबंधित अभिक्रियाएँ। तो ईथर बनाने की सबसे पहले तो प्रयोगशाला विधि, उसके बाद औद्योगिक विधि, और ईथर के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इन तीन अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड। प्रयोगशाला में कैसे बनाए जाते हैं ईथर? तो प्रयोगशाला में ईथर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एल्कोहलों का निर्जलीकरण करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। एल्कोहल एग्जाम्पल लेते हैं, एथिल एल्कोहल हमने ले लिया C2H5OH। तो इसका निर्जलीकरण हमको करना है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो सबसे पहले इसकी हम H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे और ये रिएक्शन कराएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। इसको गर्म करेंगे तो होगा क्या, एल्कोहली समूह OH और सल्फ्यूरिक अम्ल का H दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे आपको पता है, जेल बनाएंगे H2। तो फिर दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, C2H5 इंटू, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो क्या बचा HSO4। तो C2H5HSO4 ये बना। इसको हम बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। SO4 सल्फेट ग्रुप है तो ये एथिल ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को C2H5 इंटू HSO4 की रिएक्शन फिर से कराएंगे इसके दूसरे अणु से C2H5OH को। लेकिन इसको लिखने के लिए थोड़ा सा हम इसको उल्टा लिख लेते हैं, HOC2H5। ये C2H5OH लिखा है, इसको हमने C2H5OH उल्टा लिख लिया। ये क्या करेगा, H2SO4 जो है, ये HSO4 इस हाइड्रोजन को लेके पुनः H2SO4 बना के ये मुक्त हो जाएगा और इधर बनेगा C2H5OC2H5। ये बन जाएगा C2H5OC2H5। ये बन गया ईथर। ईथर में कल आपने इसके पहले वाले वीडियो में आपने जाना था कि जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान एल्किल समूह तो उसको सम्मित ईथर कहते हैं। तो ये सम्मित ईथर बन गया। और कौन सा है, डाई एथिल ईथर। तो इसका नाम बन जाएगा डाई एथिल ईथर, डाईएथिल ईथर। ये बन गया। तो इस तरह से ये जो है रिएक्शन टेम्परेचर का बड़ा इशू रखती है। तो ये जो अभिक्रिया होगी तो ये हो जाएगी 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 140 या 413 डिग्री केल्विन पर ये अभिक्रिया होगी। तो अगर इस अभिक्रिया को 140 पे आप नहीं कराते हैं, इसको आप करा देते हैं 140 से ऊपर, यानी लगभग 160 या 170 पे, तो फिर आपको ईथर नहीं मिलेंगे। तब फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे विलोपन हो जाएगा एल्कोहलों से, और वहाँ पे फिर आपको एल्कीन मिलेंगे। यानी वहाँ पे आपको एथिल एल्कोहल आप लेंगे तो वहाँ आपको एथीन मिल जाएगी, एथिलीन। तो इस टेम्परेचर आपको याद रखना है कि जो पहला स्टेप होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो दूसरा स्टेप है वो कितने पे होगा, 140 डिग्री पे। इसकी अगर हम जनरल रिएक्शन बनाएं तो जनरल रिएक्शन क्या बनेगी, ये लिखा हुआ है एल्कोहल ROH और साथ में इधर H2SO4 गिव्स आउट। इसको गर्म करेंगे आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्या बनेगा, R इंटू HSO4 प्लस H2। और R इंटू HSO4 को जब आप गर्म करेंगे किसके साथ में, फिर HOR यानी ROH के साथ में गर्म करेंगे, ये निकल जाएगा H2SO4, क्या बनेगा, H2SO4। ये इधर R इधर OR, ये ROR बन जाएगा। तो ये बन गया, ये है ईथर, इनको आप कहते हैं। तो सामान्य रूप से अगर इसकी परिभाषा आपको बतानी है तो एल्कोहलों की क्रिया 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, या एल्कोहलों का 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा निर्जलीकरण करने पर ईथर प्राप्त होते हैं। और इस अभिक्रिया को हम अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं, अविरत ईथरीकरण।
क्वेश्चन अगर आ जाता है कि अविरत ईथरीकरण विधि से आप ईथर कैसे बनाएंगे, तो आपको इसी रिएक्शन को बताना है, अविरत ईथरीकरण विधि। और ये विधि प्रयोगशाला विधि अगर पूछ जाती है कि प्रयोगशाला में आप डाइथिल ईथर कैसे बनाएंगे, प्रयोगशाला में ईथर कैसे बनाएंगे, तो भी आप इसी विधि को बताएंगे। तो ये है। और एल्कोहलों के निर्जलीकरण के द्वारा कैसे आप बनाएंगे डाइथिल ईथर, तो भी आप इसी रिएक्शन को बताएं। 3 नाम से पूछी जा सकती है, प्रयोगशाला विधि, ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, और ईथर बनाने की अविरत ईथरीकरण विधि, और निर्जलीकरण के द्वारा, एल्कोहलों के निर्जलीकरण के द्वारा ईथर बनाने की विधि। तीनों का जवाब सेम होगा, आपको एक ही रिएक्शन दिखानी है। तो पहली बात तो ये की हो गई। इस विधि का नाम है अविरत ईथरीकरण। अविरत का मतलब लगातार, लेकिन लगातार यहाँ आपको बताना नहीं है, लगातार का मतलब आपको नहीं समझना। लगातार का मतलब ये, आप यहाँ से ऐसा लग रहा है कि इस एक बार यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल आपने मिला दिया तो दोबारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनता रहेगा और अपने आप अभिक्रिया होती रहेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जल भी तो बन रहा है। जल की मात्रा जितनी अधिक होती जाएगी तो सल्फ्यूरिक अम्ल उतना ही तन होता जाएगा। तन होता जाएगा यानी अभिक्रिया क्षीण होती जाएगी। और इसके साथ में कुछ जो सल्फर के ऑक्साइड भी बनते हैं, यानी SO2 या SO3 सल्फर की ऑक्साइड, ये गैसें भी बनेंगी, वो भी निकलेंगी, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कम होती जाएगी। इसलिए आपको समय समय पे इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से मिलाना पड़ता है। नाम जरूर है अविरत ईथरीकरण, लेकिन अविरत विधि है नहीं, आपको अलग से सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना पड़ता है। और अगर आपको नहीं मिलाना है तो यहाँ पे दूसरा रिएजेंट है फेनिल हाइड्रोजन सल्फेट, उसको अगर आप मिला देंगे तो आपको नहीं मिलाना पड़ेगा। लेकिन फेनिल हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल से ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, तो इसलिए ये विधि हमारे लिए उपयुक्त है। इसको हम लैब मेथड कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रयोगशाला विधि हो गई। दूसरी विधि है औद्योगिक विधि। आप उद्योगों में कैसे बनाएंगे, यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस इसका क्या है, उसको भी देख लीजिए। इंडस्ट्रियल प्रोसेस का जो सिद्धांत है वो ये है कि तप्त एल्यूमिना के द्वारा, तप्त एल्यूमिना का फार्मूला होता है Al2O3, Al2O3। तप्त एल्यूमिना पर एल्कोहल की वाष्प प्रवाहित करने पर ईथर बनते हैं। तो ईथर, ये हमने मान लिया ROH, ये एल्कोहल है, इसको तप्त एल्यूमिना Al2O3, तप्त कहने का मतलब इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होना चाहिए, यानी लगभग 513 से 523 केल्विन तक। इसको जब गर्म करेंगे एल्यूमिना पे, इसकी जब वाष्प प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, तो फिर ईथर बनेंगे, ROR बनेंगे। और क्या होगा, इसको जब आप हीट करेंगे तो साथ में जल बनेगा, ROR जल। तो ये है औद्योगिक विधि, किसकी, ईथर बनाने की विधि। औद्योगिक विधि में आपको क्या करना है, तप्त एल्यूमिना पर एल्कोहलों की वाष्प प्रवाहित करने से ईथर बनते हैं। ये हो गया ईथर। जो आपने इसके पहले विधि बताई है, कौन सी, प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि के द्वारा आपने देखा था सममित ईथर, ये भी सममित है, प्रयोगशाला ईथर में जो बन रहा है वो भी सममित ईथर थे। तो इन विधियों के द्वारा सममित ईथर ही बनाए जा सकते हैं। असममित ईथर बनाना ज़्यादा उपयुक्त नहीं रहता। क्यों नहीं उपयुक्त रहता, क्योंकि असममित ईथर जब आप बनाने की प्रयत्न करते हैं तो वहाँ पे कई ईथरों का मिश्रण प्राप्त होता है, जो आप डिजायर्ड चाह रहे हैं वो नहीं बनता है। उसको देख लीजिए ऐसा क्यों होता है कि प्रयोगशाला यानी अविरत ईथरीकरण विधि से केवल सममित ईथर ही क्यों बनाए जाते हैं। सपोज हम ये कर लेते हैं कि एल्कोहल हमारे पास ROH है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे R-OH से, R-OH से, यानी ये अगर मेथिल एल्कोहल है तो ये एथिल एल्कोहल है। किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की प्रेजेंस में। टेम्परेचर 140 आपने कहा था, 140 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में 413। तो यहाँ पे कई तरह के बन जाएंगे। एक तो इसी के दो अणु आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे ROR-। दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा इसके दो अणु आपस में क्रिया करके बनाएंगे R-OR-, यानी दो टाइप के हो गए। तीसरा कौन सा, एक ये बनाएगा ROR-।
नहीं, ये पहला बनेगा ROR, दूसरा बनेगा R', तीसरा बनेगा ROR और तब इसके साथ में जल भी निकलेगा। तो ये देख रहे हैं हम 3 प्रकार के ईथरों का मिश्रण बन रहा है। तो इस विधि से यानी अविरत ईथरीकरण विधि से केवल सम्मित ईथर बनाना ही उचित रहता है, क्योंकि असम्मित जब हम बनाने का प्रयत्न करते हैं तो एक से अधिक प्रकार के ईथरों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसलिए ये विधि केवल सममित ईथर बनाने के लिए उपयुक्त है। तो असममित ईथर बनाना है, अगर हमको बनाना ही है सममित ईथर, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम दूसरी अभिक्रिया का सहारा लेंगे। उस अभिक्रिया का नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है एग्जाम के लिहाज से। विलियमसन तीसरी जो अभिक्रिया हो जाएगी वो कौन सी होगी, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण को सिंथेसिस बोलते हैं, तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये इस अभिक्रिया के द्वारा कैसे बनाएंगे विलियम ईथर। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, इसको डिफिनेशन आपको लिखना है। एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर ईथर प्राप्त होते हैं। एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर ईथर प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में सोडियम ईथर के साथ में सोडियम हैलाइड भी प्राप्त होते हैं। जैसे हमने लिख लिया, ये एल्किल हैलाइड RH है, इसको पहले आप पढ़ चुके हैं। सोडियम एल्कोक्साइड NaOR'। अब यहाँ पे चूंकि इस विधि से क्या किया जाता है, मुख्यतः असममित ईथर बनाए जाते हैं। सममित भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको असममित बनाने हैं तो आप इस विधि का सहारा ले सकते हैं। तो एक हमने RH ले लिया, दूसरा हमने ले लिया NaOR', यानी इसको हम RONA भी लिख सकते हैं, R'ONA, सोडियम एल्कोक्साइड। ये इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो सोडियम है वो हाइड्रोजन को रिमूव करके सोडियम हैलाइड बना लेगा पहले नंबर पे NaX, और इधर ROR', ये बन जाएगा ईथर। और ये कौन सा ईथर है, ये है असम्मित ईथर। तो असम्मित ईथर बनाने की मुख्य विधि कौन सी, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। एग्जाम्पल इसका लेते हैं। इधर हम ले लेते हैं CH3 और एक एल्किल समूह हम ले लेते हैं CH3, हैलोजन हम ले लेते हैं क्लोरीन, CH3Cl, यानी ये कौन सा हैलोल्केन है, ये क्लोरोमेथेन। इधर हम लेते हैं सोडियम इथॉक्साइड यानी NaOC2H5 या C2H5ONa, क्या नाम हो गया इसका, सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड या एथॉक्साइड दोनों आप लिख सकते हैं, इथॉक्साइड ये यहाँ पे रहेगा, सोडियम इथॉक्साइड। इसको जब आप हीट करेंगे, ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा NaCl। तो इधर फिर CH3OC2H5, ये क्या बन गया, ये बन गया एथिल मेथिल ईथर। क्या नाम है इसका, एथिल मेथिल ईथर। तो ये बन गया एथिल मेथिल ईथर, जो कि एक असम्मित ईथर है। तो असम्मित ईथर बनाने की मुख्य विधि कौन सी, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। आपसे कहा जाए असम्मित ईथर बनाने की मुख्य विधि लिखिए, तो मुख्य विधि यही है, आप इसको दे सकते हैं, या नाम से भी पूछी जा सकती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद में इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, उनको भी देख लेते हैं, कौन कौन सी हैं। असम्मित में अगर आपको बनाना है, अगर आपको एरोमेटिक ईथर बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, वो भी आप विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया से ही बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। असम्मित ईथर अगर आपको बनाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो एल्कोक्साइड लेंगे वो होगा बेंजीन, यानी वो होगा एरोमेटिक, और जो एल्किल हैलाइड लेंगे वो होगा एलिफेटिक। तो एलिफेटिक RH ले लेंगे, और जो एल्कोक्साइड होगा यानी ARONA, ये होगा। जो एल्कोक्साइड होगा, सोडियम जो साल्ट होगा वो एरोमेटिक होगा, और जो हैलाइड हाइड्रोजन का जो साल्ट होगा वो एलिफेटिक होगा। तो आपको मिल जाएंगे एरोमेटिक ईथर। इधर हाइड्रोजन सोडियम, ये तो पहले सोडियम हैलाइड बनाएंगे NaX, और ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे AROR। AR कहने का मतलब एरोमेटिक ग्रुप,
और आर का मतलब एल्किल ग्रुप। तो ये दोनों एरिल ग्रुप और एल्किल ग्रुप दोनों एक ही में मौजूद हैं, इसका मतलब ये कौन सा है, ये है एरोमेटिक ईथर। एग्जाम्पल इसका यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3Cl, इधर C6H5ONa यानी सोडियम फिनॉक्साइड, इसका ये फिन ग्रुप लगा है, क्या नाम हो जाएगा ये, सोडियम फिनॉक्साइड। इस कंपाउंड का क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथिल। ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बनेगा। बाकी C6H5OCH3, C6H5OCH3 प्लस NaCl, ये बन गया C6H5O। इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर, या इसको हम एनिसोल भी कहते हैं, ये आपको नाम याद रखना है, एनिसोल, मेथिल फेनिल ईथर या एनिसोल, या मेथॉक्सी बेंजीन, IPAC नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन, ये नाम हो गया इसका। इसी तरह अगर आप C2H5Cl क्लोरोएथेन ले लें और C6H5ONa सोडियम फिनॉक्साइड ले लें तो फिर क्या होगा, तो C6H5OC2H5 बन जाएगा और साथ में सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा। इसको जैसे आपने कहा था मेथॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं, इसको आप एथॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं। इसको आपने कहा था मेथिल फेनिल ईथर कहेंगे तो इसको आप एथिल फेनिल ईथर कह सकते हैं। तो इसको जैसे आप एनिसोल कह लेते हैं वैसे इसको आप कह सकते हैं फिनेटॉल, क्या कहेंगे, फिनेटॉल या फिनेटॉल, ये बन जाएगा फिनेटॉल, साथ में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये है। और एक चीज़ और आप देख लीजिए, आपने कहा कि जो सोडियम जो साल्ट होगा वो एरोमेटिक होगा, यानी उसमें बेंजीन रिंग होनी चाहिए। तो अगर आप एरिल हैलाइड ले लेते हैं और एलिफेटिक का एल्कोक्साइड लेते हैं तो क्या होगा, देखिए इधर बाई द चांस आप ये करते हैं C6H5 और Cl प्लस CH3ONa यानी सोडियम एल्कोक्साइड ले लेते हैं और क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी। क्योंकि ये क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस के कारण ये पॉसिबल नहीं है। अर्थात इस अगर आप देखें तो ये NaOCl NaCl बना लीजिए और ये C6H5OCH3 बना दीजिए, बन जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो ये आप काम नहीं करेंगे। जब भी आपको एरोमेटिक ईथर बनाना होगा तो जो सोडियम साल्ट है वो आप लेंगे बेंजीन के साथ में और एलिफेटिक हैलाइड लेंगे, ये हो गई। अगर आपको तृतीयक एल्किल ईथर बनाना है तो आप क्या करेंगे, उसको भी यहीं पे देख लीजिए। तृतीयक एल्किल अगर आपको बनाना है जैसे CH3C CH3 और CH3O CH3 इस टाइप का कोई बनाना है, तृतीयक ब्यूटिल ईथर या इस टाइप से आपको तृतीयक बनाना है ईथर, तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप तृतीयक एल्कोक्साइड लेंगे। तृतीयक एल्किल हैलाइड डालने की क्या करेंगे, तृतीयक एल्कोक्साइड लेंगे और उसकी क्रिया कराएंगे एल्किल हैलाइड से, यानी CH3Cl, इससे रिएक्शन कराएंगे। ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या करेगा, NaCl बनाएगा और ये बन जाएगा CH3CO CH3 और ऊपर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम हो जाएगा, इधर तो तृतीयक ब्यूटिल है इधर मिथिल है, तो ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल और उधर मेथिल, तृतीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर, ये बन गया। IPAC में अगर इसका नाम लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, IPAC में अगर इसका नाम लिखना चाहें तो 1 2 3 ये स्ट्रेट चेन है, 2 नंबर पे मेथिल लगा हुआ, 2 नंबर पे मेथॉक्सी लगा हुआ है, तो इसको आप क्या कहेंगे, IPAC में 2 मेथॉक्सी, 2 पे मेथॉक्सी और 2 पे ही मेथिल, 2 मेथॉक्सी और 2 मेथिल,
और स्टेट चेन 3 कार्बन की है, क्या हो जाएगा प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। ये हो गया इसका आईपीसी नाम। तो यहाँ पे हमने बताया अगर आपको तृतीयक बनाना है तो आपको जो एल्काक्साइड है वो तृतीयक एल्किल लेना पड़ेगा। तो इसके साथ में अगर आप ले लेते हैं CH3CCH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे आप हाइलाइट यानी अगर आप ये ले लेते हैं ये रिजेंट प्लस CH3ONA, अगर आप ये ले लेते हैं तो क्या होगा। इतना नोट करने के बाद ये दूसरी रिएक्शन, इसको रफ कर देते हैं, इसको आप समझिए। अगर ये आप लेते हैं तो फिर अब ईथर नहीं बनेंगे, अब क्या बनेंगे, अब बनेंगे एल्कीन। क्या बनेंगे, एल्कीन। इस हैलोजन को तो सोडियम निकालेगा, खैर सोडियम हैलाइड NaCl बनाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटेगा और इस CH3O के साथ में क्या बनेगा, एल्कोहल यानी CH3OH। एक इधर हैलोजन हटा, एक हाइड्रोजन हटा, बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3C, और इसको भी हम CH3 लिखे लेते हैं। ऊपर का जो CH3 यहाँ का हाइड्रोजन हटा है, इसका क्लोरीन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्डिंग हो जाएगी और डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड लगा होता है तो क्या होते हैं, एल्कीन। तो फिर ये बन जाएगा एल्कीन। कौन सा एल्कीन है, तो आईपीसी में इसको कहेंगे 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन। क्या बनेगा, 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन, ये बन गया। तो ये है ईथर बनाने की विधियाँ। इसके साथ में हमने आपको ये भी बताया कि अगर थोड़ा सा भी आप एटम्स चेंज करेंगे यानी रिजेंट लेने में अगर आप भूल कर देंगे तो प्रोडक्ट दूसरे बन जाएंगे। तो इन रिएक्शंस को आप लिख के तैयार कर लीजिए और इस तरह से प्रिपरेशन ख़त्म हुई। अगले वीडियो में हम जानेंगे ईथर के रासायनिक गुण। तब तक के लिए धन्यवाद।